हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 6 टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। ये पार्ट 2 है। हम देखने वाले हैं कि उस टाइम के जो टाउन्स होते थे वहां किस प्रकार के क्राफ्ट का काम किया जाता था। तो जो क्राफ्ट पर्सन्स होते थे बिदार के, वो काफी ज्यादा फेमस थे अपने इनले वर्क के लिए, जो वो करते थे कॉपर और सिल्वर के बर्तन पे, आइटम्स पे, जैसे आपको फिगर में भी दिख रहा है। तो ये जो काम करते थे बिदार लोग, इसको बिदरी कहा जाता था। ठीक है, बिदरी। अब दो कम्युनिटी और हैं, पंचालास और विश्वकर्मा। विश्वकर्मा सरनेम तो अभी भी आपने सुना होगा, काफी कॉमन है। इसके अंदर आते थे जो सुनहार होते हैं, गोल्ड स्मिथ हो गए, ब्रॉन्ज स्मिथ हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, मेसोन हो गए, कारपेंटर हो गए। ये सारे विश्वकर्मा पंचालास के अंदर आते हैं। ये काफी ज्यादा जरूरी होते थे मंदिर की बिल्डिंग को बनाने के लिए। एंड ये ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे महल बनाने के लिए, बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, टैंक बनाने के लिए, या फिर कोई रिजर्वॉयर पानी भर के रखने के लिए। इसी प्रकार से जो वीवर्स होते हैं, और वीवर्स में भी मैंने आपको दो कम्युनिटी पहले ही बताई है, सलियार और कैकोलार्स। ये बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस हुई आगे चलकर। एंड इन्होंने, जब ये बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस हो गई, समृद्ध हो गई, तो इन्होंने बड़े बड़े डोनेशंस भी मंदिरों को देना स्टार्ट कर दिया। कुछ अगर हम एस्पेक्ट देखें क्लॉथ मेकिंग का, जैसे कॉटन का, तो कॉटन की क्लीनिंग होती है, फिर स्पिनिंग होती है, फिर उसको डाई किया जाता है, एंड उसके बाद उसको स्पेशलाइज किया जाता है इंडिपेंडेंट क्राफ्ट के लिए। तो मैंने जो आपको फिगर 4 में देखी, ये एक शॉल का बॉर्डर है, और इसमें भी इतना खूबसूरत इनले वर्क किया गया है। चेंजिंग फॉर्च्यून ऑफ टाउन्स। कुछ टाउन्स जैसे कि अहमदाबाद गुजरात में जो आज भी है, वो एक बड़ी कमर्शियल सिटीज में कन्वर्ट हो रहे थे, और दूसरी ही तरफ थंजावुर छोटे होते जा रहे थे साइज के अंदर। इस तरह का इंपॉर्टेंस हो रहा था सेंचुरीज में, और ये चेंजेस हमें देखने को मिल रहे थे। मुर्शिदाबाद जो कि वेस्ट बंगाल में है, भागीरथी नदी के किनारे पे, ये भी काफी ज्यादा प्रोमिनेंस होता है किसके सेंटर में, एज अ सेंटर ऑफ सिल्क, और ये बंगाल की कैपिटल भी बन जाता है 1704 में। डिक्लाइन होता है यहाँ पर भी किसका, वीवर्स का, क्योंकि वीवर्स को काफी ज्यादा कंपटीशन झेलना पड़ता है चीप मिल से, फैक्ट्रीज से, और उन कपड़ों से जो कि इंग्लैंड से आने वाला है। इस सब को आप क्लास 8 में पढ़ोगे कि कैसे हमारे जो इतने प्रॉस्पेरस वीवर्स थे, जो हमारे आर्टिसंस और क्राफ्ट पर्सन थे, उनकी कैसे हालत खराब होती है इन ब्रिटिशर्स के कारण। ये सब आप क्लास 8 की हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अ क्लोजर लुक, हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। तो जो आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर था हम्पी का, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। हम्पी ये शहर कृष्णा और तुंगभद्रा के बेसिन पर मौजूद है। ठीक है, न्यूक्लियस है ये विजयनगर एम्पायर का। इसको फाउंड किया गया था 1336 के अंदर। हम्पी को तहस नहस कर दिया गया था, लेकिन अभी भी हमें यहाँ के मैग्निफिसेंट जो रिमेन्स बचे हैं अभी मंदिरों के, वो देखने को मिलते हैं। काफी अच्छी सिटी थी ये, वेल फोर्टिफाइड थी, और यहाँ पर कोई भी मोर्टार और सीमेंटिंग एजेंट का यूज नहीं किया गया है कंस्ट्रक्शन में दीवारों की। और जो यहाँ पर टेक्निक फॉलो की गई है वो थी वेज देम टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग। तो इंटरलॉकिंग वाली टेक्निक से यहाँ पर दीवारें बनाई गई। देखो फिगर 6 के अंदर आपको एक व्यू बताया जा रहा है वॉच टावर का, जो हमें टूटी हुई दीवार से दिख रहा है। ये जो सामने आपको दीवार दिखी है, ये टूटी हुई है, जिसके कारण हमें एक व्यू दिख रहा है वॉच टावर। वॉच टावर क्या, यहाँ से ऊंचाई है, और यहाँ खड़े होकर हम दूर दराज की चीजों को देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि कहीं कोई और आर्मी आके अटैक तो नहीं कर रही, इस तरह की चीजें निगरानी रख सकते हैं। हम्पी से हमें वेल फोर्टिफाइड सिटी के बारे में पता चलता है। यहाँ पर दीवारों को बनाने के लिए किसी भी प्रकार के सीमेंटिंग एजेंट, कोई भी मोर्टार वगैरह का यूज नहीं किया गया। आपको बिल्डिंग की इस वॉल में भी ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर देखो सीमेंट नहीं लगा हुआ है, इंटरलॉकिंग के थ्रू जो ये ईंटें हैं इनको लगाया गया है। बताओ कितनी गजब ही टेक्निक है,
कोई भी पेस्ट नहीं है चिपकाने के लिए, पता नहीं ये ईंटें कैसे एक दूसरे में फंस रही हैं, गिर नहीं रही हैं। और इसी टेक्निक को इंटरलॉकिंग कहते हैं। कुछ भी कहो, कहना आसान है कि इंटरलॉकिंग है टेक्निक, पर ये गजब की ही एक टेक्निक है। पता नहीं वो लोग जो इसको करते होंगे वो कितने ज्यादा स्किलफुल रहे होंगे। देखो, यहाँ पर एक पोर्चुगीज ट्रेवलर आ रहा है, यानी पुर्तगाल जो देश है यूरोप का, वहां से एक यात्री आ रहा है डोमिंगो पेस। वो बताएगा हम्पी के बारे में कि 16th सेंचुरी में किस प्रकार का था। तो जो एंट्रेंस गेट था, वहां पर से वो लोग आते थे जो गोवा से आ रहे होते थे, ठीक है। एंड जो किंग है उसने अपनी सिटी को काफी स्ट्रांग बना रखा था, क्योंकि चारों तरफ मजबूत दीवार थी, टावर्स थे। और ये जो दीवार थी ना, ये दूसरी सिटीज की तरह नहीं थी, ठीक है। ये काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, ठीक है, जो बहुत ही कम हिस्सों में हमें देखने को मिलती हैं। अब इसके अंदर बहुत ब्यूटीफुल रोज थी बिल्डिंग्स की और फ्लैट रूफ्स की। कुल मिलाकर यहाँ तारीफ की जा रही है हम्पी की। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो बहुत कुछ आज के टाइम पे भी हमें देखने को मिल जाता है हम्पी में। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो आप जरूर जाइएगा, मैं तो जाऊंगी जब मुझे मौका मिलेगा। देखिए, जो आर्किटेक्चर है हम्पी का वो बहुत डिस्टिंक्टिव है। एंड यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं वो रॉयल कॉम्प्लेक्स में जो बनी हुई है उसके अंदर स्प्लेंडेड आर्क्स है। हमने इसी क्लास 7 की हिस्ट्री में डिजाइन जो होती हैं, आर्किटेक्चर जो होता है मुगल्स का, सुल्तान्स का, दिल्ली सुल्तान्स का, वो सब पढ़ा है। तो उसमें मैंने आपको आर्क के बारे में भी बताया था, डोम्स क्या होते हैं ये भी बताया था, पिलर्ड हॉल्स कैसे होते हैं विथ नीचेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स, ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स जो आर्किटेक्चर है वो हमें हम्पी में देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत बनाए गए बाग बगीचे हैं, गार्डन्स हैं, स्कल्पचर्स, मोटिव्स हैं। यहाँ पर लोटस है, कॉर्बल्स है। एंड 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी के हिसाब से देखा जाए तो हम्पी बहुत ही ज्यादा कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज में रहता था। मुस्लिम मर्चेंट्स, चैतीज एंड बहुत सारे यूरोपियन एजेंट्स को भी हमने यहाँ देखा है, जैसे कि पोर्चुगीज। अभी फिगर 7 में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि वो क्या है। तो पहले ही बता देती हूँ, वो एक स्टोन चैरियट है, यानी कि पत्थर से बना रथ है, विठल टेम्पल हम्पी, ठीक है। So during their rule, the Vijayanagar rulers took keen interest in building tanks and canals. तो जो विजयनगर एम्पायर था, वहां के जो राजा लोग थे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे टैंक और नहर बनाने के लिए, सो दैट वो पानी को सेव कर सके। अनंत राज सागर टैंक को बनाया गया था। 1.37 किलोमीटर ये लंबा है, ठीक है। मिट्टी का बना हुआ डैम है, मालदेवी नदी के किनारे है। और कृष्णदेव राय ने भी एक बहुत ही बड़ा पत्थर से एम्बांकमेंट बनाया था दो पहाड़ों के बीच में, ताकि यहाँ पर भी एक लेक तरह का क्रिएट कर सके विजयनगर के अंदर, जहां से हम पानी को इरिगेशन के पर्पस के लिए, गार्डनिंग के पर्पस के लिए यूज कर सके। सो जिस रथ की मैं बात कर रही थी वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। गजब की बात है, ये सब पत्थर का बना हुआ है। पत्थर से इस प्रकार का सुंदर सा रथ बनाना काफी ही अपने आप में बड़ी बात है, और ये विठल टेम्पल हम्पी में हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो टेम्पल्स हैं वो कल्चरल एक्टिविटीज का हब है, जैसे कि देवदासी टेम्पल में डांसेस होती थी जो भगवान के आगे नृत्य प्रस्तुत करती थी, वो भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। एंड बहुत सारे पिलर्ड हॉल है, मतलब कि एक बड़ा सा हॉल है जहां पर खंबे हैं। यहाँ पे विरूपक्ष जो कि एक शिव जी का फॉर्म है, उनका टेम्पल है। महानवमी फेस्टिवल, महानवमी फेस्टिवल नोन टुडे एज नवरात्रि। नवरात्रि में मतलब क्या, 9 माताओं का होता है, वैसे महानवमी या नवमी बोल दीजिए, ये साउथ में भी मनाया जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है हम्पी के अंदर। तो देखिए, जो आर्कियोलॉजिस्ट हुए उन्होंने क्या फाइंड किया, उन्होंने फाइंड किया एक महानवमी प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर किंग खड़ा होता था और यहाँ से गिफ्ट वगैरह रिसीव करता था, लेता था उसके सबऑर्डिनेट चीफ से।
एंड यहाँ से ही बैठकर वो डांस देखता था, म्यूजिक सुनता था और बहुत सारे जो रेसलिंग बाउट्स होते थे उनको भी एंजॉय करता था। हालांकि जब विजयनगर एम्पायर का 1565 में डिफीट होता है दक्कन के सुल्तान्स के द्वारा, जैसे कौन कौन थे दक्कन के सुल्तान? रूलर्स ऑफ गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार एंड बिदार, उसी के साथ हम्पी का भी फेल हो जाता है। नाउ हम देखने वाले हैं अ गेटवे टू द वेस्ट, सूरत। तो वेस्ट जाने का एक गेटवे है क्या? सूरत। सूरत आज भी है गुजरात के अंदर और काफी इंपॉर्टेंट सिटी है ये गुजरात की। ये एक एम्पोरियम है वेस्टर्न ट्रेड का, मुगल के ही टाइम से ये चला आ रहा है, जो कि खम्बत, हम कहते हैं ना गल्फ ऑफ खम्बत, उसके किनारे पर है ये शहर। एंड जो अहमदाबाद आगे जाके ये बन गया एक ट्रेड वेस्ट एशिया के साथ गल्फ ऑफ ऑर्मुज के होते हुए, ठीक है। बीच में क्या पड़ता है? गल्फ ऑफ ऑर्मुज। और अहमदाबाद, सूरत, ये सब क्या बने? गेटवे बने। एक बहुत अच्छी ट्रेड यहाँ से होती है। देखिए यहाँ पर शब्द आया है एम्पोरियम। एम्पोरियम वो प्लेस होती है जहाँ से जो सामान है वो रखा जाता है और उसको अलग अलग दिशाओं में भेजा जाता है, ठीक है। सूरत, सूरत को गेटवे ऑफ मक्का भी कहते हैं, जहां पर बहुत सारे जो तीर्थ यात्री हैं वो जाते हैं अपनी शिप्स को लेके यहाँ से मक्का। मक्का मदीना आपने सुना होगा, इस्लाम धर्म में काफी ही फेमस तीर्थ स्थल है। ये जो सिटी है सूरत, ये कॉस्मोपॉलिटन है। यहाँ इसका मतलब क्या रहा? कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है कि यहाँ पर डिफरेंट कास्ट के, धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं। 17th सेंचुरी में पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश सभी की यहाँ पर फैक्ट्रीज थी, वेयर हाउसेस थे। कहाँ? सूरत में। और अगर माना जाए तो एक इंग्लिश क्रॉनिकल के द्वारा ओविंगटन, जिन्होंने लिखा है एक अकाउंट किसके बारे में? पोर्ट के बारे में, 1689 में। ये बताते हैं कि करीबन एक एवरेज 100 शिप्स अलग अलग कंट्रीज की यहाँ पर एंकर्ड रहती थी सूरत के पोर्ट पे एक ही समय में। समझ रहे हैं आप? 100 अलग अलग देशों की शिप यहाँ पर अगर रखी हैं, खड़ी हुई हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो ट्रेड है वो कितनी ज्यादा होती होगी। एंड इसी के साथ ही यहाँ पर बहुत सारी रिटेल और होलसेल शॉप्स भी थी जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल से जुड़े काम होते थे। एंड जो टेक्सटाइल थी सूरत की वो भी काफी ज्यादा फेमस थी। इसमें गोल्ड की लेस लगी हुई थी बॉर्डर्स पे, जिसको हम जरी भी कहते हैं। आज भी जरी का वर्क काफी ज्यादा कीमती होता है और लोगों की डिमांड में भी होता है। तो ये जो जरी का वर्क है काफी फेमस था वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में। स्टेट ने बहुत सारे रेस्ट हाउसेस भी बनाए थे उन लोगों के लिए जो अलग अलग कोने से आ रहे हैं दुनिया के, सिटी ऑफ सूरत में। एंड यहाँ पर बहुत सुंदर बिल्डिंग्स भी थी और बहुत ही प्यारे प्यारे पार्क्स भी थे जहाँ पर आप जाके प्लेजर गेन कर सकते हैं। जो कथियावाट सेठ होते थे या फिर महाजन होते थे, जिनको हम मनी चेंजर्स भी कहते हैं, इनका अपना अपने घरों में बहुत ही बड़ा बैंकिंग सिस्टम होता था। ये लोन देते थे, लोगों को पैसा देते थे काम करने के लिए। एंड ये हमें नोट करना चाहिए कि सूरत की जो हुंडीज थी, इनको ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त की गई थी। हुंडीज को कैरो चले जाओ इजिप्ट में, बरसा चले जाओ इराक में, या एंटवर्प चले जाओ बेल्जियम में, हर जगह हुंडीज को मान्यता प्राप्त थी। हुंडीज सूरत की। अब ये हुंडी क्या है? तो हुंडी एक तरीके का रिकॉर्ड होता है कि आपने इतना पैसा यहाँ जमा किया है, ठीक है। The amount deposited can be claimed in another place by presenting the record of the deposit. और यही हुंडी दिखाकर आप दूसरी जगह से भी अपना डिपॉजिट ले सकते हैं। तो इस प्रकार का ये हुंडी होता था जो सूरत का है। हाउएवर देखो, सूरत का भी हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है 17th सेंचुरी के आखिर में आते आते। क्यों? बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके। मार्केट का लॉस होना, प्रोडक्टिविटी का लॉस हो जाना, क्योंकि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना। अब देखो, मुगल एम्पायर था तो एक ही एम्पायर था, उसने कंट्रोल कर रखा था, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं सूरत का डिक्लाइन होता है। उसके बाद
जो कंट्रोल था सी रूट का वो पोर्चुगीज के हाथ में आ गया। अब पोर्चुगीज बहुत क्रूअल थे, दूसरों की सुनते नहीं थे, तो अपने जो लोग थे, इंडिजिनस जो लोग थे, व्यापारी थे सूरत के, उनको वो काम करने नहीं दे रहे थे सही तरीके से। इसके बाद कंपटीशन में आ गया बॉम्बे, क्यों, जिसको आज के टाइम पे हम मुंबई के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो इंग्लिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया। तो जो पहले सूरत को हर चीज मिल रही थी, अब वो सारी जो चीज थी वो बॉम्बे के पास आ गई, क्योंकि अब बॉम्बे से भी शिप जाने लग गए, तो आधी शिप वहां चली गई। तो सूरत का जो एक था ना कि पहले सिर्फ सूरत ही सूरत था, अब वो सूरत का काम बॉम्बे को भी मिल गया, तो ये भी एक कहीं ना कहीं रीजन है। अब हम देखेंगे मसूलीपट्टनम की कहानी, कि यहाँ क्या दिक्कत आ रही थी। यहाँ पर मछलियों को लेके फिशिंग में ट्रबल्ड आ रही थी पानी के अंदर। तो मसूलीपट्टनम ये एक टाउन है जिसको मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं। मछलीपट्टनम आप समझ रहे होंगे, मछली यानी फिश, फिश पोर्ट टाउन था, यहाँ से फिशिंग की जाती थी। एंड ये कृष्णा रिवर के डेल्टा में आता है। 17th सेंचुरी में यहाँ पर काफी अच्छी एक्टिविटी होती थी फिशिंग से रिलेटेड। डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज ने बहुत कोशिश करी कि वो मसूलीपट्टनम में अपना कंट्रोल करें, एंड धीरे धीरे ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट भी बना आंध्रा कोस्ट का। एंड जो फोर्ट था, किला बनाया गया था मसूलीपट्टनम पे, ये डच के द्वारा बनाया गया था। अब आप इसके आगे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ पुअर फिशर टाउन। ये मसूलीपट्टनम के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है बाय विलियम मैथवर्ड। ये एक फैक्टर है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। फैक्टर क्या होता है, तो जो फैक्ट्री की देखभाली करता है उसको बोलते हैं फैक्टर। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये मालिक, देखरेख करने वाला फैक्टर है विलियम। इसने डिस्क्रिप्शन दिया है 1620 में मसूलीपट्टनम का। ये बोलता है कि ये चीफ पोर्ट है गोलकोंडा का, and where the right worshipful East India Company have their agent. It is a small town but populous. काफी छोटा सा टाउन है लेकिन आबादी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। सही तरीके से बिल्कुल नहीं बनाया गया है, बहुत गलत जगह पे ये बसा हुआ शहर है। पानी यहाँ का ब्रैकिश है, अच्छा नहीं है, एंड काफी ही बेकार सा पुअर फिशर टाउन है। उसके बाद यहाँ की जो रोड है वो भी इतनी कोई अच्छी नहीं है। ठीक है, तो कुछ खास अच्छा इन्होंने लिखा नहीं है। इसके बाद देखिए, जो कुतुबशाही रूलर्स थे गोलकोंडा के, इन्होंने क्या करा, एक इम्पोज कर दी रॉयल मोनोपोलीज किसके ऊपर, टेक्सटाइल की सेल पे, स्पाइसेस की सेल पे, और बहुत अदर आइटम्स की, ताकि वो बचा सके इनकी ट्रेड पासिंग कंप्लीटली इनटू द हैंड ऑफ वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ज्यादातर ये सारी ट्रेड्स आ रही थी, इसीलिए जो कुतुबशाही रूलर्स थे उन्होंने मोनोपोली इम्पोज कर दी इन सारी चीजों पे। अब इस सब से क्या होगा, देखिए कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था ट्रेडिंग ग्रुप्स के अंदर, चाहे फिर वो गोलकोंडा के नोबल्स हों, पर्शियन मर्चेंट्स हों, या तेलुगु चत्तीस हों, या यूरोप के ट्रेडर्स हों। जिस सब की वजह से क्या हुआ कि जो सिटी थी वो काफी ज्यादा पॉपुलस हो गई, भीड़ हो गई, अब इतने इतने अलग अलग ट्रेडर्स आ रहे हैं, और प्रॉस्परस भी हो गई क्योंकि हर कोई यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाह रहा है। मुगल्स ने अपनी पावर बढ़ाई गोलकोंडा के अंदर, है ना। इनका जो रिप्रेजेंटेटिव था गवर्नर मिर उमराजुल्वा, जो कि एक मर्चेंट भी था, उसने डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया के साथ प्ले ऑफ किया, एंड मुगल एम्परर औरंगजेब ने गोलकोंडा को जीत भी लिया, हासिल कर लिया था 1686 से 1687 के टाइम पे। जिस सब की वजह से यूरोपियन कंपनी जो पहले काफी मजे ले रही थी, अब उनको दूसरे अल्टरनेटिव्स खोजने पड़ रहे थे। अब जब ये लोग अलग अल्टरनेटिव्स तलाश कर रहे थे, तो इन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी थोड़ी सी पॉलिसी में चेंज लेके आए। क्या, कि भाई अब हमें सिर्फ एक पोर्ट सिटी नहीं चाहिए, या फिर हमें ऐसी सिटी नहीं चाहिए जो प्रोडक्शन सेंटर को हिंटरलैंड से जोड़े, या कुछ ऐसा नहीं चाहिए। हमें एक नया कंपनी का ऐसा ट्रेड सेंटर चाहिए जहां पर हम पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल रोल्स को कंबाइन कर सके। ठीक है, वरना जो राजा आएगा वो अपनी मन मर्जी से कभी भी पॉलिसी चेंज कर देगा, और जैसा मसूलीपट्टनम हमसे छिन रहा है वैसे ही होता रहेगा। तो अब कंपनी के जो ट्रेडर्स हैं वो बॉम्बे, कलकत्ता, जिसको आज के टाइम में कोलकाता कहते हैं,
मद्रास, जिसको आज के टाइम पे चेन्नई कहते हैं, यहाँ पर शिफ्ट होने लगे। मसूलीपट्टनम ने अपने मर्चेंट्स, प्रॉस्पेरिटी, हर तरह का जो भी सब चीज थी ना मसूलीपट्टनम के पास, वो सब लॉस हो गया, डिक्लाइन हो गया इसका 18th सेंचुरी में। एंड आज भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा टाउन रह गया है, बेकार सा बिल्कुल। अब हम कुछ नए टाउन्स और ट्रेडर्स को देखेंगे। 16th और 17th सेंचुरी की बात है, यूरोपियन कंट्रीज जब वो सर्च कर रही थी स्पाइस और टेक्सटाइल्स की, जो काफी पॉपुलर हो चुके थे यूरोप और वेस्ट एशिया में। ठीक है, तो अब यूरोप की बहुत सारी अलग अलग जो कंट्रीज है वहां के लोग आए हुए थे, जैसे इंग्लिश, डच, फ्रेंच। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई ताकि ये अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज को ईस्ट में बढ़ा सके। इनिशियली अगर बात करी जाए तो इंडियन ट्रेडर्स जैसे कि मुल्ला अब्दुल गफूर और बिरसी बोरा, जिनके पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ शिप्स थे, इन्होंने कंपटीशन दिया। हाउएवर जो यूरोपियन कंपनीज थी, इनकी जो नेवल पावर थी, नेवी वाली जो पावर थी, काफी ज्यादा थी, तो इसलिए इंडियन ट्रेडर्स इनके सामने ज्यादा टाइम नहीं टिक पाए। अल्टीमेटली इंग्लिश एक बहुत ही, बोला जाए तो सक्सेसफुल कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर सब कॉन्टिनेंट में उभरेगा और हम पे राज भी करेगा, जिसको हम क्लास 8 की हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, काफी ज्यादा स्पर्ट देखा गया था डिमांड्स में, गुड्स में, जो टेक्सटाइल्स थी हमारी उसके अंदर। एंड हमारे यहाँ की जो क्राफ्ट, स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग, ये सब की भी यूरोप के मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड थी। अब देखो ज्यादा से ज्यादा लोग इनको खरीद रहे हैं, जो इंडियन टेक्सटाइल्स है वो काफी ज्यादा रिफाइन हो रही है। हाउएवर ये जो पीरियड था, इसमें डिक्लाइन भी हम देखेंगे, इंडिपेंडेंस जो थी क्राफ्ट्समैन की वो छिन जाती है, क्योंकि जो हमारे यहाँ के इंडियन क्राफ्ट पर्सन है, उनको अपनी आजादी के हिसाब से स्वतंत्रता पूर्वक काम करने नहीं देती हैं ये ब्रिटिश लोग। Now, they now begin to work on a system of advances, which mean that they had to weave cloth which was already promised to European agents. मतलब अब वो अपने मन से काम नहीं कर रहे हैं, ये जो कपड़ा वो बना रहे हैं यूरोप जाने वाला है, यूरोप से ही आता था। मतलब पहले हमारे यहाँ से रॉ कॉटन यूरोप में जाता है, वहां की कंपनीज में अच्छे से फिनिश्ड होके हमारे ही मार्केट्स में आने लगा। Weavers no longer had liberty of selling their own clothes or weaving their own patterns. पहले तो जो वीवर्स होते थे, जुलाहो होते थे, अपनी मन मर्जी से कपड़ा बना के बेचते थे, लेकिन अब उनके पास कोई भी लिबर्टी नहीं रही है और इनको मजबूरन रिप्रोड्यूस करना पड़ता है डिजाइन्स को, और कंपनी के एजेंट्स को फिर सेल करना पड़ता है। 18th सेंचुरी के अंदर हम देखेंगे कि कैसे बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास का राइज हुआ एज अ नोडल सिटीज, जो आज भी काफी ज्यादा डेवलप्ड सिटीज हैं इंडिया की। क्राफ्ट और कॉमर्स underwent major changes as merchants and artisans were moved into black towns established by European companies within new cities. तो हमें हमारे इंडिया के क्राफ्ट और कॉमर्स में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, क्योंकि यूरोपियन कंपनीज ने यहाँ पर बहुत सारे ब्लैक टाउन्स बना दिए थे। अगर ब्लैक की बात करी जाए तो ये क्या है, ब्लैक मीन्स नेटिव ट्रेडर्स, मतलब हमें ये लोग काला समझते थे तो भाई ब्लैक टाउन्स बोल दिया है। एंड क्राफ्ट पर्सन, तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपको फिगर 8 में दिखाई दे रहा है, ये बॉम्बे बॉम्बे की एक स्ट्रीट है अर्ली 19th सेंचुरी की। और आगे देखिए, ब्लैक आप समझ गए, नेटिव ट्रेडर्स यानी हमको कहा जा रहा है, और व्हाइट रूलर्स ये हो गए जो गोरे लोग हैं, और ये अपने आप को बहुत महान दिखाते थे, अपने गोरे रंग पे बहुत घमंड रहता था इनको, व्हाइट पीपल। रेसिडेंस ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास और फोर्ट सेंट विलियम इन कलकत्ता, ये इन जगहों पे रहते थे, फोर्ट सेंट जॉर्ज में मद्रास में और फोर्ट विलियम कलकत्ता के अंदर। जो स्टोरी है क्राफ्ट्स और कॉमर्स की 8th सेंचुरी में, इसको हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री में, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। एक एक चीज हम वहां पर देखने वाले हैं, कैसे हमें आजादी भी मिली और कैसे इन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी से लेके हमारे ऊपर राज करना स्टार्ट करे, सब हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री में देखेंगे। यहाँ पर आपको एक बताया गया है एल्सवेयर के अंदर वास्को ड गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में, इसको आप जरूर पढ़िएगा, आपको इससे जानकारी मिलेगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।